हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कक्षा 7 का जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है मल्हार। तो इस मल्हार बुक के आप लोग जैसे ही विषय सूची देखेंगे, यानी मल्हार बुक के जब आप पहला अध्याय को देखेंगे, सबसे पहले चलिए हम विषय सूची को दिखाते हैं, ठीक ना, यानी विषय क्रम को। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे विषय क्रम। तो विषय क्रम में आप देखेंगे जितने भी अध्याय हैं इस बुक के, इस किताब के जितने भी चैप्टर हैं, आपको सारे चैप्टर यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक ना। टोटल कितने चैप्टर है? 10 है। तो इसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पहले अध्याय के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, यह एक कविता है, तो इस कविता के अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक ना। इस कविता को आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक ना। देखिए, पाठ से इस अभ्यास को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे पाठ से, ठीक ना। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पाठ से आगे, ठीक ना। थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर दीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पाठ से आगे। अब इन दोनों भागों में कई भाग हैं। आप देखेंगे पाठ से आगे में ही लिखा है कि आपकी बात, और इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल इसको कर देते हैं तो आप देखेंगे कि निर्णय वाले भाग जो पाठ से आगे में ही है और कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक ना। आप देखेंगे ऊपर वाले भाग में भी, पाठ से वाले भी भाग में देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे प्रश्न। देखिए मेरी समझ से में कितने प्रश्न आपको दिख रहा है? क यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। क में फिर से आपको 3 प्रश्न दिखेगा, 2 और 1 नीचे है। फिर इसी में एक भाग है ख, और उसमें भी एक प्रश्न है। ख में भी कुछ पूछा जा रहा है आपसे। फिर मिलान करें, मिलकर करें मिलान में, फिर पंक्ति पे चर्चा में, मतलब बहुत सारे भाग बनाकर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए एक वीडियोस में इसको कंप्लीट करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो पाठ से वाला भाग है ना, पाठ से वाला ये भाग है ना, ये वाला जो भाग है ना, इसके पंक्ति से पंक्ति आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप, इस वाले भाग पे आइए। पंक्ति से पंक्ति वाले भाग तक ही हम उत्तर बताएंगे, और इसके आगे के उत्तर के लिए, यानी कविता की रचना वाले भाग के प्रश्नों के हल के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, ठीक ना। बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बकवास हो गया। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, पाठ से वाले भाग में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आइए हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी, ठीक ना। मेरी समझ से वाले भाग में क नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने आपको क्या करना है? ये तारा बनाना है, ये स्टार बनाना है, ठीक ना। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके उत्तर के सामने ऐसा हम लोग स्टार यानी तारा बना देंगे, ठीक। देखिए पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 दिया गया है। राजाओं की कहानी से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसका सही आंसर होगा उसे, ये 2 नंबर वाला होगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि उसे सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए क्या कर रही है, उसे ये न्याय की कहानी सुना रही है, करुणा और न्याय की कहानी सुना रही है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो सिंबल है ना, स्टार वाला, ऐसे करके आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक ना। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता को दिखाने के लिए, ठीक ना। पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा से
निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, ठीक ना। तो इसके सामने आपको क्या करना है, ऐसे करके स्टार बना देना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के हल कर चुके हैं, ठीक ना। अब चलिए हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, तीसरे प्रश्न के आंसर को जानते हैं, ठीक ना। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगा है। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो न्याय सदैव करुणा के साथ होनी चाहिए। जो पहला वाला ऑप्शन है ना यही सही है, ठीक ना। तो इसके सामने आपको स्टार बना देना है, ठीक। अब देखिए ख में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसी भाग में, ये जो कौन सा भाग था जो अभी आप लोगों ने इसका प्रश्न कर रहे हैं ना, मेरी समझ से इसी भाग में ख है। पहले तो आपने यहाँ पे क देखा, क में 3 प्रश्न था, देखिए एक ही में बहुत सारे भाग बनाकर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना। तो देखिए अब ख में आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है ख में, कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। जैसे कि आपको हमने अभी बताया ना कि इसमें ये वाला उत्तर ले लीजिए, उसमें वो वाला उत्तर ले लीजिए, तो आपने इन्हीं सभी उत्तर को क्यों चुना है, आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है, ठीक ना। तो देखिए आप लोग क्या लिखिएगा इसके आंसर में, ख वाले में लिखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखिएगा ख के आंसर में कि प्रश्न 1 के लिए हमने दूसरा उत्तर चुना क्योंकि माँ कहानी के माध्यम से बच्चे में सही और गलत की पहचान तथा न्याय और करुणा की भावना विकसित करना चाहती है। आपने कौन सा उत्तर चुना था, आपको याद है कि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए आपने पहला प्रश्न में तो यही चुना था, तो उसको ही आपने क्यों चुना है ये उसके बाद आप लोग लिखेंगे ख में। उसी प्रकार से दूसरा में आपने तीसरा उत्तर क्यों चुना, प्रश्न 2 के लिए हमने तीसरा उत्तर चुना क्योंकि घायल पक्षी की कहानी करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाती है तथा दया का महत्व समझाती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि तीसरा प्रश्न में हम लोगों ने वो वाला ऑप्शन ही क्यों चूज किया था, यानी फर्स्ट वाला ही, पहला वाला ही ऑप्शन हमने क्यों चुना था, इसको बताते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि प्रश्न 3 के लिए हमने पहला उत्तर चुना क्योंकि कविता के अंत तक बच्चे को समझ में आ जाता है कि न्याय करुणा और संवेदना के साथ होना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका जो दूसरा प्रश्न था ना वो कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, यानी ख नंबर वाला अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए अब हम लोग अपने बुक पे आ गए हैं, यहाँ तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला भाग आता है मिलकर करें मिलान। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले भाग में मिलान करना है। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद मिलान करते हैं। देखिए प्रश्न बोला जा रहा है कि इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें पहचान कर सुमिलित कीजिए, यानी इसको मिलान कीजिए, ठीक ना। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम आपको यहाँ पे सहायता देंगे इसको मिलाने में, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पात्र है और यहाँ पे ये शब्द किनके लिए आए हैं, ठीक ना। पात्र है बेटा, माँ और तात का मतलब होता है पिता, ठीक ना। तो देखिए जो बेटा है वो किसका बेटा है, ठीक ना। तो सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल, जो बेटा है वो क्या है, किसका है, तो सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र है जिसका नाम राहुल है, ठीक ना। तो इतना बात आप लोगों ने समझा।
इसको आप लोग किससे मिलाइएगा, 1 नंबर वालों को 3 नंबर से मिलाना है। अब देखिए माँ कौन है, तो यशोधरा। माँ जो है वो क्या है, यशोधरा है, एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। देखिए सिद्धार्थ कौन थे, तो गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहा जाता है, ठीक ना। और पिता कौन हो जाएंगे, तो पिता सिद्धार्थ हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसको आपको 2 नंबर से मिलाना है, इस लास्ट वाले को 2 नंबर से मिलाना है कि सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक ना। तो इन तीनों को मिला लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाए ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा होगा, तो प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक ना। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पंक्तियों पर चर्चा, ठीक ना। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम लोग को अपने पीडीएफ की तरफ चलना पड़ेगा। चलिए हम पीडीएफ में लिख कर इसको लाए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए पंक्तियों पे चर्चा में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पढ़िए और समझिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है कि पंक्तियों पर चर्चा भाग में पूछा जा रहा है कि पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए, ठीक ना। देखिए आपको क्या करना है कि इस पंक्ति का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है, इसका अर्थ लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए इस पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे। देखिए लिखा है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, मतलब उसे कोई और क्यों नहीं बचाए। रक्षक का भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी, ठीक ना। तो इसका अर्थ में आप लोग क्या लिखिएगा कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि यदि कोई निर्दोष व्यक्ति या जीव पर अत्याचार करे, कोई भी अगर मान लीजिए कोई कुछ गलती किया ही नहीं है और उसको मारा जाए, उस पर अत्याचार किया जाए, तो दूसरों का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करे, तो दूसरा आदमी उसको बचाए, क्योंकि उसको साथ गलत नहीं हुआ है और कोई उस पर अत्याचार कर रहा है, उसको मार रहा है, तो दूसरा को बचाना चाहिए। न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें दया और करुणा भी हो, किसी निर्दोष को कष्ट देने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आप लोग क्या कर लेंगे, अर्थ लिख लेंगे। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रश्न में ख में आप लोग देखेंगे, जो पंक्तियों पर चर्चा वाला भाग है ना, उसी में ख पे ध्यान देंगे। लिखा है कि हुआ विवाद सदैव निर्दय में, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभड़ आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, ठीक ना। तो इसके अर्थ में आप लोग क्या लिखिएगा कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु और निर्दयी व्यक्ति के बीच विवाद हो गया। दयालु मतलब अच्छे व्यक्ति, निर्दयी मतलब बहुत खराब व्यक्ति। दोनों अपने अपने पक्ष को सही मान रहे थे, दोनों बोल रहे थे हम सही हैं, हम सही हैं, ठीक ना। इसीलिए न्याय करने के लिए मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां सबकी बातें ध्यान से सुनकर उचित निर्णय लिया गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने इन दोनों पंक्तियों का अर्थ लिख दिया, ठीक ना। चलिए सोच विचार के लिए अगले भाग में चलिए। सोच विचार के लिए प्रश्न जो दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, ठीक ना, ये भी आपको बताना है, ठीक ना। तो लिखिएगा इसके उत्तर में कि हमको सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी लगी, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति कौन सी लगी, तो कोई निरपराध को मारे, मतलब जो कोई गलती किया ही नहीं है तो उसको कोई मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, मतलब क्यों दूसरा उसे नहीं बचाए। सबसे अच्छी पंक्ति मुझे यही लगी, इसलिए हमने इसी को लिखा, ठीक ना। बाकी आपको जो अच्छा लगा हो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे लिखिएगा कि मेरे विचार से यह पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि निर्दोष और असहाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे न्याय का विरोध करना, हमें अन्याय मतलब गलत चीजों का विरोध करना चाहिए तथा करुणा और न्याय का साथ देना
चाहिए। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर करेंगे। बाकी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें ख भी दिया गया है। अभी आपने क को हल किया, ख में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अखाटे, अखाटे जो शिकारी होते हैं ना, जो सब मतलब पक्षी को जानवर को पकड़ते हैं, उसी को बोला गया है। ठीक ना, अखाटे और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों होगा। ठीक ना, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा बच्चे का पिता मतलब कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के बीच वो क्या हुआ, मतलब तर्क वितर्क क्यों हुआ, ये आपको बताना है। तो लिखिएगा कि अखाटे और बच्चे के पिता के बीच इस बात पर तर्क वितर्क हुआ कि घायल हंस पर किसका अधिकार है। क्या होता है कि अखाटे जो है ना, वो हंस को शिकार करता है, हंस पर तीर चलाता है, तो वो तीर लग जाता है हंस पे और हंस गिर जाता है। तो जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे, तो वो जाते हैं और उसको बचाते हैं। तो अखाटे जाकर बोलता है कि ये मेरा हंस है, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि मेरा हंस है। ठीक ना, ऐसे होता है। ठीक ना, कविता को आप पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे, उसके अर्थ को पढ़कर समझेंगे। तो बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हम आपको एक एक लाइन को पढ़कर उसका अर्थ समझा देंगे। ठीक ना, अखाटे का कहना था कि उसने हंस को तीर मारकर घायल किया है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इसीलिए वह उसका है। जो अखाटे था उसने क्या किया था कि हंस को मारकर घायल कर दिया था, जिससे हंस गिर गया था, और उसके बाद वो बोल रहा था कि ये मेरा हंस हुआ क्योंकि हमने इसको घायल किया है। जबकि बच्चे के पिता का कहना था कि घायल जीव की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे बचाने वाले का अधिकार होना चाहिए। इसी कारण दोनों के बीच विवाद हुआ। ठीक ना, बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि माँ ने पुत्र को राहुल तू निर्णय कर सकता है क्यों कहा। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, माँ चाहती थी कि राहुल स्वयं सही और गलत का विचार करे, न्यायपूर्ण निर्णय लेना सीखे, इसीलिए उन्होंने कहानी का अंत स्वयं न बताकर राहुल से निर्णय करने को कहा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कहानी में आप उपवन में होते, उपवन मतलब उस जंगल में होते, तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है। ठीक ना, तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, यदि मैं उपवन में होता तो सबसे पहले घायल हंस का उपचार करता, मतलब उसका जहां चोट था उसको सही से वहां पे दवा वगैरह जो होता है उसको मतलब साफ करता और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता। मेरे अनुसार न्याय यही होता कि हंस को मारने वाले को नहीं, बल्कि उसकी रक्षा और देखभाल करने वाले को सौंपना चाहिए या फिर सौंपा जाए। ठीक ना, बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या पता चलता है। संकेत भी दिया गया है कि कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती है, उन्हें भी लिख सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक ना, तो चलिए हम इसको लिख दिए हैं, उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस यहां से लेकर यहां तक आपको छाप देना है, जितना को हमने घेरा है उसको छाप देना है। चलिए हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि माँ और बेटे की बातचीत से पता चलता है कि माँ समझदार, स्नेही और अच्छे संस्कार देने वाली है। बेटा जिज्ञासु, संवेदनशील और न्यायप्रिय है। दोनों के बीच प्रेम, विश्वास और खुलकर बातचीत का अच्छा संबंध है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि सोच विचार के लिए जो भाग था ना, उसके सारे प्रश्नों का हल कर लिया। ठीक ना, अब चलिए हम लोग चलते हैं अनुमान और कल्पना के तरफ। ठीक ना, अगला भाग है अनुमान और कल्पना। ठीक ना, आप अपने बुक के
पेज नंबर कितना पे इसको देख सकते हैं, तो 6 पे देख सकते हैं, अनुमान और कल्पना वाला भाग। उसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। पहले तो इसको समझिए कि इसमें है क्या। आपने समूह में मिलकर चर्चा करना है इसके बारे में। और पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका उत्तर में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मैं कहानी का अंत इस प्रकार करता कि न्यायाधीश यह निर्णय देते कि घायल हंस पर अधिकार उसे बचाने वाले का है, न कि उसे घायल करने वाले का, ठीक ना। इसके बाद हंस का उपचार किया जाता और स्वस्थ होने पर, मतलब हंस जब ठीक हो जाता तो उसे क्या होता ना कि स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। इससे सभी को दया, न्याय और जीवों के प्रति करुणा का संदेश मिलता, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आप लोग उत्तर कर लेंगे। बाकी चलिए इसमें ख नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। ख नंबर में पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी। उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे, ठीक ना। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि तीर चलाने वाला पहले बोलेगा कि तीर चलाने वाला क्या बोलता है कि मैंने तुम्हारा शिकार किया है इसलिए तुम मेरे हो। फिर हंस बोलेगा मुझे भी जीने का अधिकार है, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। फिर तीर चलाने वाला बोलेगा कि शिकार करना मेरा शौक है। फिर हंस बोलेगा कि किसी जीव को कष्ट देना उचित नहीं है, दया और करुणा ही सच्ची मानवता है, ठीक ना। और उसके बाद थोड़ा सा और लिख लीजिएगा कि तीर चलाने वाला फिर बोलेगा कि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आगे से मैं किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेंगे। चलिए हम लोग ग नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए ग नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं, ठीक ना। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों, मतलब उसमें जितने भी व्यक्तियों की चर्चा हुई है तो उसमें से आप कौन सा चीज बनना चाहेंगे। जैसे तीर चलाने वाला आप बनना चाहेंगे, या फिर पक्षी बनना चाहेंगे, या फिर पक्षी को बचाने वाला बनना चाहेंगे, या फिर न्यायाधीश बनना चाहेंगे, या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहते हैं वो बनना चाहेंगे, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो ये आप अपने अनुसार देंगे उत्तर, ठीक ना। बाकी फिर भी हमने आपके हेल्प के लिए इसका भी उत्तर लिख कर लाया है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि मैं पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगा क्योंकि मुझे जीव जंतुओं से प्रेम है। मैं घायल पक्षी की सहायता करूंगा, उसका उपचार करूंगा और उसे सुरक्षित जीवन जीने का अवसर दूंगा। मेरा मानना है कि सभी जीवों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस ग वाले को उत्तर को लिख लेंगे। और उसके बाद फिर आपसे अगला भाग में प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, संवाद वाले भाग में। प्रश्न को पुस्तक में देखें। तो चलिए प्रश्न को पुस्तक में देख लेते हैं और उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद उत्तर को भी हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखिए प्रश्न के आपको क्या करना है कि बुक के पेज नंबर 6 और 7 को निकालना है, तब जाके आपको ये प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक। संवाद में यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसको समझिए। संवाद भाग यहाँ पे दिख रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है। संवाद मतलब बातचीत, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और
उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिए गए हैं, ठीक ना। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे तो एक एक कथन दिया गया है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि जैसे कि उसके पुत्र ने कौन सा कथन कहा और माँ ने कौन सा कथन कहा, इसी सभी चीजों को कविता में से छाट छाट कर लिखा है। जैसे माँ कह एक कहानी, तो ये बात किसने कहा, तो पुत्र ने कहा, तो इधर लिखेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 डालकर जो पुत्र कहा होगा उसको लिखेंगे, फिर 3 डालकर जो पुत्र कहा होगा उसे लिखेंगे, फिर 4 डालकर, ऐसे ही मतलब जितने भी अगर आप लिखना चाहते तो लिख दीजिए, 5 6 9 10 लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जब माँ ने उसको कुछ कुछ कहा होगा, जैसे माँ द्वारा कहे गए कथन, तो बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तो ये बात कौन कहती है, माँ कहती है। तो इसी प्रकार से और भी बात माँ क्या कहती है, 2 नंबर डाल के यहाँ पे लिख देंगे, फिर 3 नंबर डाल के यहाँ पे लिख देंगे, फिर 4 नंबर डालकर यहाँ पे लिख देंगे, फिर 5 नंबर डालकर यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पीडीएफ में इसको लिख कर लाए, इसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो आपने प्रश्न को क्या कर लिया, समझ लिया। चलिए हम लोग उत्तर के लिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो दिख जाएगा आपको, जो आपको पुत्र वाला दिख रहा था ना, पुत्र वाला भाग दिख रहा था, उसमें एक तो ये वाला लिखा हुआ है, दूसरा आप लोग ये लिखेंगे कि कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। ये बात कौन कहता है, तो ये बात भी पुत्र कहता है, ठीक ना। बेटी कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। देखिए आप लोग को क्या करना है ना कि एक लाइन ऐसे लिखना है, जहां से ऐसे करके शुरुआत हो रहा है ना वहां से स्टार्ट कीजिएगा, और फिर जब ऐसे करके समाप्त हो रहा है ना तो उस पूरे को लिखना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक हमने लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है। ये भी हालांकि सही ही होगा, लेकिन आपको ये पूरे लाइन को लिखना है। जब आप कविता में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके लिखा है ना, और यहाँ से शुरू होता है कहती है माँ मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लगा हुआ है, तो अब इन और आगे बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो उसके बाद देखिए ऐसा लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक पूरे को लिखना है, ठीक ना। उसी प्रकार से तीसरा में देखिए यहां से स्टार्ट हुए, जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। देखिए यहाँ पे ऐसे समाप्त हो गया है, तो एक लाइन हो गया। तो ऐसे करके आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक ना। बाकी हमने सभी को लिख दिया है, आप यहाँ से भी छाप सकते हैं। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, ये भी बात उसके पुत्र ने कहता है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने 5 लिखा, इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 4 और भी हम लिख कर लाए, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। 7वां में लिखिएगा, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। 8वां में आप लोग लिखिएगा, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। 9वां में आप लोग लिखिएगा, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई नीर अपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक ना। और जो इसके माँ वाला भाग था ना, माँ द्वारा कहे गए कथन वाले भाग में लिखिएगा, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। ये तो लिखा हुआ है, बुक में ही लिखा हुआ है। दूसरा लिखिएगा कि तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात मतलब होता है पिता, भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। ये भी बात उसकी माता कहती है, ठीक ना, मम्मी कहती है, ठीक ना। आगे चलिए 4थे में देखिए, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। सहसा, जब हंस को क्या होता है, वो जो मारता है ना, शिकारी जो होता है मारता है, तो क्या हो जाता है कि हंस ऊपर से गिर जाता है। विंध होकर खड़ सड़ में हुई पंख की हानि, मतलब बेचारा हंस का पंख में बहुत हानि हो जाता है, टूट टाट जाता है, उसको चोट बहुत लग जाता है, ठीक ना। वही बात लिखा गया है, ठीक ना। उसके आगे देखिए, चौक उन्होंने उसे उठाया,
चौंक गया एकदम कि कैसे गिर गया, और उसके बाद उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। ये भी बात उसकी माँ ने कहती है। 6 हुआ ना, और 3 यहाँ पे लिख लीजिए, 7 और 8 इसको लिख लीजिए, ठीक ना। हुआ विवाद सदय निर्दय में, भय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ठीक ना, तो इस प्रकार से इन दोनों के कथनों को लिख लीजिएगा। बाकी चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला भाग में आ जाइए। अब शब्दों से जुड़े शब्द, प्रश्न को पुस्तक में देखें, उत्तर देखने के लिए आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पुस्तक में देखकर उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को देखने के लिए फिर से हम लोग इसी पीडीएफ में आएंगे। ठीक, तो देखिए शब्दों से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता से चुनकर लिखिए। जैसे प्रकृति यहाँ पे दिया गया है तो उपवन, इसी के साथ यहाँ पे जो शब्द आएंगे उसको, फिर उसको, फिर उसको, मतलब बहुत सारे शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक ना, कितना खाली जगह है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शब्द हम आपको बता देते हैं, उसी को आप लोग क्या करेंगे, इस खाली वाले जगह में भर लेंगे। ठीक ना, तो चलिए उन 6 शब्दों को यहाँ से आप लोग लिखेंगे। एक तो यहाँ पे था ना, ये वाला उपवन वाला, तो उसमें था ही, बुक में ही दिया गया है। सुरभि लिखेंगे, पानी लिखेंगे, हिम बिंदु लिखेंगे, झोंके लिखेंगे, खग लिखेंगे, फूल लिखेंगे। ठीक ना, इस प्रकार से 6 को जो खाली स्थान था उसको भर लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पंक्तियों से पंक्ति, इसको क्या करना है ना कि मिलान करने वाला। शायद प्रश्न को पुस्तक में देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर से हम लोग पुस्तक की तरफ चलते हैं और प्रश्न को वहां पे देखते हैं। ठीक, देखिए बुक के पेज नंबर आप लोग 8 पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पेज नंबर आपको यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, तो इसको आप लोग बुक में निकालेंगे। तो बुक में निकालेंगे तो आपको यहाँ पे भाग दिखेगा। कौन सा भाग दिखेगा, तो पंक्ति से पंक्ति। तो इसी भाग पे हम लोग को ध्यान देना है। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। आपको क्या करना है, मिलान करना है। स्तंभ 1 पे ध्यान दीजिए और स्तंभ 2 पे। स्तंभ 1 यहाँ पे है, स्तंभ 2 यहाँ पे है। मिलती जुलती पंक्तियों को आपको क्या कर देना है, रेखा खींचकर मिलान कर देना है। ठीक ना, देखिए पहला है कि कहती है मुझसे यह चेटी, तो इसको आप लोग किससे मिलाइएगा, इससे आप लोग मिलाइएगा, यह सेविका मुझसे यह कहती है। यह सेविका मुझसे यह कहती है, यानी इसको, इस 7 नंबर वाले को 1 से मिला दीजिएगा। ठीक ना, आप लोग रेखा खींच लीजिएगा। अभी हम रेखा खींचेंगे तो बहुत ज्यादा ये क्या हो जाएगा, रफ यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर प्रश्न को समझने में दिक्कत होगा। तो आप लोग रेखा खींच के मिलाइएगा या फिर सामने सामने लिख लीजिएगा। ठीक ना, बाकी चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है कि तू है हठी माधन मेरे, तो इसको आप लोग मिलाइएगा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है, यानी इस 9वें को मिला दीजिएगा 2 से। ठीक ना, यानी 2 नंबर को मिला देना है आपको 9 नंबर से, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाकी चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा में पूछा जा रहा है कि झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, तो इसको आप लोग किससे मिलाइएगा, तो इसको आप लोग मिलाइए था कि हिम कण यानी ओस की बूंदे झिलमिला रही थी, यानी इसको आप लोग 3 नंबर से मिला दीजिएगा। ठीक ना, बाकी चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। चौथा में पूछा जा रहा है कि गिरा विंद होकर खर सर से। ठीक ना, तो आप लोग यहाँ पे इसको मिलाइएगा कि तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिरा। ठीक ना, इसको आप लोग चौथा से मिलाइएगा। ठीक ना, साथ ही साथ आप लोग करते जाएंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे हम लिख देंगे ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज होइएगा, तो इसलिए आप लोग साथ ही साथ करते जाएं, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक ना, बाकी चलिए 5वें पर हुआ विवाद सदैव निर्दय में। ठीक ना, मतलब सदैव मतलब कि जो दयालु था, और निर्दयी मतलब क्या कि जो निर्दय मतलब जो सबसे खराब था ना, जैसे वो क्या किया
कि हंस को मार दिया तीर से, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे सदय निर्दय में हुआ विवाद, मतलब क्या हुआ कि दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ, विवाद मतलब झगड़ा। तो आप लोग इसको 5वें से मिलाइएगा, ठीक ना। बाकी चलते हम लोग छठे की तरफ। कह दे निर्भय जय हो जिसका, निर्भय मतलब बिना डरे, तो तू बिना डरे कह दे जीत किसकी होनी चाहिए, तो इसको आप लोग छठा से मिला लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलते हैं सातवां की तरफ। तूने गुनी कहानी, इसको मिलाइएगा कि तूने कहानी समझ लिया, यानी इस सातवें को क्या कर दीजिएगा ना, इससे मिला दीजिएगा, ठीक ना। इस सातवें को इससे मिला दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उभर अग्रही थे स्व विषय में, ठीक ना, मतलब दोनों अपने अपने विषय में सही मान रहे थे, दोनों अपने आप को सत्य मान रहे थे, अपने अपने बातों पे अड़े हुए थे, तो इसको मिलाइएगा दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे, यानी 8 नंबर को मिलाइएगा यहां से, ठीक ना। इस 8 नंबर को 1 नंबर में ले जाकर मिला दीजिएगा। इतना बात समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब उसने जो था खग भक्षी हठ करने की ठानी, मतलब इसको आप लोग मिलाइएगा 10वें नंबर से कि तब उस तीर चलाने वाले ने हठ करने का निश्चय कर लिया, ठीक ना। तो इसको आप लोग यहाँ पे मिला दीजिएगा। बाकी चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, कौन सा बचा हुआ है, चौथा बचा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इस 10वें को मिला लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या किए, इन सभी का हल कर लिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से पीडीएफ की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति से पंक्ति वाले प्रश्न को आपने क्या कर लिया, हल कर लिया, उसके उत्तर को जान लिया, मिलाने वाला था उसको आपने मिला लिया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कविता की रचना वाला भाग, रूप बदलकर, कविता में विराम चिन्ह वाला भाग, आपकी बात, निर्णय करे, सुनी कहानी, आज की पहेली, ये भाग में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसका उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। अगला वीडियो आप लोग कैसे देखेंगे, जैसे आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था तो आपको यहाँ पे अध्याय 1 दिखा था, ये मल्हार बुक आपका कक्षा 7 का दिखा था, यहाँ पे कक्षा 7 लिखा था, यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा था। ठीक ऐसा ही थंबनेल उसका भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपने 1 देखा है ना, तो अगला वीडियो पे आप उसी वीडियो पे क्लिक कीजिएगा जहां पे इस कॉर्नर में 2 लिखा हो, जहां पे भी 2 लिखा हो जिस थंबनेल पे, उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 1 की जगह 2 होना चाहिए, उसी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप आगे के प्रश्नों को, यानी इन सभी भागों में दिए गए प्रश्नों को, ये जितने भी भाग दिख रहे हैं ना, कविता की रचना, फिर से कविता की रचना, रूप बदलकर, ये जितने भी मतलब यहाँ पे भाग दिख रहे हैं ना, इसमें जितने प्रश्न है वो सभी आपको उसी यानी पार्ट 2 वीडियो में ही मिल जाएंगे, ठीक ना। और फिर भी अगर वीडियो को खोजने में कोई दिक्कत हो तो हम आपको एक नंबर देते हैं, इस पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है। तो नंबर है 72 55 05 7205। तो इस पे जरूर आप लोग कॉल कीजिएगा अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करके जाएंगे, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाले अगले वीडियो आपसे क्या हो, मिस ना हो, छूटे नहीं, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप लोग जरूर एक बार थैंक यू लिख दीजिएगा, इसके लिए 1 भी रुपए नहीं लगता है, ठीक ना। 1 सेकंड लगेगा, हमने आपके लिए इतना मेहनत किया, तो आप बिल्कुल 1 सेकंड मेरे को जरूर दे सकते हैं थैंक यू लिखकर, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।